Hello class 11th students. This is date 5th of June 2020. Lecture 2 of vector analysis. पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरा चैप्टर एरर एनालिसिस, अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस। जिन्होंने वेक्टर एनालिसिस का पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख ले, जिन्होंने देख लिया है अब आगे बढ़े धीरे धीरे, ठीक है। और पीछे मत रहो यार, कुछ लोग अभी डायमेंशन एरर ही बना रहे हैं, वेक्टर यहाँ पढ़ाई हो रहा है, कुछ दिन में आप और पीछे ही होते चले जाएगा, ऐसे मत करिए। क्या जिन्होंने लेक्चर 1 देखा, एक बड़ा लंबा लेक्चर दिया गया था कि आपको वेक्टर नहीं पढ़ना है, वेक्टर नहीं पढ़ना है, वेक्टर नहीं पढ़ना है, वेक्टर तो मैथ्स में पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको उतना सा ही वेक्टर सीखना है जिसका इस्तेमाल फिजिक्स के क्लास में आपको लगे। उसी में आज हम लोग सीखेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का रिजल्टेंट किसको कहते हैं, परसों वाले दिन में बताया गया था वेक्टर का मीनिंग, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में लिखने के बाद उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये सब बताया गया था। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एनालिसिस में कि किस तरह से वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये नया शब्द आपको दिख रहा होगा, रिजल्टेंट। तो इसको अभी हम लोग 7th-6th क्लास में जो आपने पढ़ा था, वेक्टर एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िएगा। 7th-6th क्लास में जैसे वेक्टर आप लोग पढ़े थे उस हिसाब से अभी हम लोग वेक्टर को थोड़ा सोचते हैं। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगे और यहां से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगे तो इसमें नेट फोर्स कितना होता था, बताओ नेट फोर्स कितना होता? 5 न्यूटन इधर से, 5 न्यूटन इधर से, 5 न्यूटन इधर से, 5 न्यूटन इधर से, तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाता? नेट फोर्स कितना हो जाता? 0 हो जाता। ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, इसी को ही हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। जैसे इस केस में इसका रिजल्टेंट था अंडा 0, समझ रहा? उसी तरह से अगर ये ब्लॉक है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाए हैं और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिए इसी ब्लॉक पर। अब बताओ अब कितना होगा? 5 इधर से, 5 इधर से, अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अब नेट फोर्स इसका 10 न्यूटन हो जाएगा। ये जो 10 हुआ इसी को ही हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो बोलोगे ये तो सर मालूम ही है, तो पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ये, अभी खुद से सोचना, एनालाइज करना कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा है ब्लॉक पर, ठीक है, और फिर ये 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा है ब्लॉक पर, इस तरह से 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे, 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे, या 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे, 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे, ठीक है, और इस पे लगा है 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे एंगल पर, ये 30 डिग्री पर और ये 60 डिग्री पर, इसी ब्लॉक पर। अब कितना फोर्स लगा इस पर? तो 2, 5, 7 और 5, 12 तो नहीं हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर होता तो 2, 5, 10, 5, 12 आंसर हो जाता, बट वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ये 5, ये 5 0, ये 5, ये 5 10, बट ये 5 और ऊपर से एक एंगल पे 5, ये 5 नीचे से एंगल पे 5, ये दोनों ऐसे ऊपर से 5, इस पर ये दोनों अलग से इस ब्लॉक पर यहां से 5 और यहां से 5, यहां से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और यहां से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ये भी 5 न्यूटन का 60 डिग्री एंगल पर। अब बताओ कितना हुआ? तो 10 तो आंसर नहीं होगा ना, बट कुछ तो आंसर होगा। 5, 5 0, 5, 5 10, तो 5, 5 60 डिग्री पर, इसका भी तो कुछ आंसर होगा। इसको पता लगाने के लिए ही जो कंसेप्ट, जो रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिजल्टेंट वर्ड का मीनिंग यही, ठीक है। इसको और समझते हैं। क्लास 9th में आप लोग टॉपिक पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9th में डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया था। डिस्प्लेसमेंट में आप बोलते थे इनिशियल से फाइनल तक जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, क्लास 9th को थोड़ा सा याद करेंगे। ये ऐसा था कि अगर ये 3 मीटर का और ये अगर 4 मीटर का होता था, है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते थे
इनिशियल से फाइनल तक ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से, और ये 5 मीटर यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। ये क्लास 9th में आपने सीखा था, है ना। बट क्या नहीं सीखा था क्लास 9th में कि ये अगर 3 है और ये अगर 4 है और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? होगा तो अभी भी यही, इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होगा अभी भी यही, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट इसका वैल्यू कैसे आएगा? ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिए 5 मीटर, बट ये अब कैसे निकालोगे? तो 60 डिग्री पर है, पाइथागोरस थ्योरम से तो आएगा नहीं, बट कुछ तो आंसर होगा। ये 3, ये 4, ये डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन है इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेज डिस्टेंस, कुछ तो आंसर होगा। वो जो कुछ तो आंसर है वही रिजल्टेंट है, और जब डायरेक्ट है तो हम लोग निकाल सकते हैं 9th 10th क्लास के रूल से। बट एंगल पर अगर हो सारा वेक्टर क्वांटिटी तो उसका नेट फोर्स, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना आया, इसको पता लगाने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना है। उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अभी आपको बताया गया तो कुछ रूल का इस्तेमाल करना है। क्या करने के लिए? रिजल्टेंट निकालने के लिए। अभी पिछले 6 मिनट में आपको रिजल्टेंट का मतलब समझाएगा, फिर बताएगा कि कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई तरीका। तो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये एडिशन वर्ड देख करके घबराना नहीं है, एक्चुअली में ये रिजल्टेंट निकालने का ही टेक्निक है, बट इसको कहते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मीनिंग बताता हूं। डेफिनेशन ये है कि इफ द, लिखते रहो, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। ठीक है, if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite direction। फिर से इसको लिख लो, फिर से लिख लो, if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। अब मीनिंग देखना, अच्छे से समझना। वेक्टर का रूल है, पहले भी बताया हूं, दुनिया में एच.सी. वर्मा सर से, सर स्टीफन हॉकिंस से, सर अल्बर्ट आइंस्टीन से, सर आइजैक न्यूटन से, किसी से भी फिजिक्स पढ़ना, अगर वेक्टर्स का रूल ही क्लियर नहीं होगा तो फिजिक्स में मोशन और फोर्स पढ़ करके तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होता उसके पहले एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, कैलकुलस एनालिसिस, ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस, ये सब क्लियर रखो। ये सब क्लियर होने के बाद ही मोशन जो है वो स्टार्ट हो पाएगा। रूल देखो क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स जिन दो का रिजल्टेंट निकालना है, पहले उसको रिप्रेजेंट करो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। इसका मीनिंग देखना, टेकन इन द सेम ऑर्डर है मतलब मान लो ये एक वेक्टर है, एरो मार्क, वेक्टर वेक्टर है, पहले पढ़ाया गया था वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक टेल और एक एरो मार्क उसका डायरेक्शन शो करता है। मान लो ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, और दूसरा वाला वेक्टर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? ट्राइंगल का दूसरा साइड, लेकिन सेम ऑर्डर पर होना चाहिए। मतलब जहां पर इसका मुंह होगा, जहां पर इसका मुंह होगा, जहां पर इसका मुंह होगा, दूसरे वाले वेक्टर का पूंछ वहां पर होना चाहिए। जहां पर इसका हेड होगा, दूसरे वाले वेक्टर का टेल वहां पर होना चाहिए। मान लो ये है हमारा क्यू वेक्टर। अगर दो वेक्टर ऐसा है, ट्राइंगल का दो साइड लेकिन सेम ऑर्डर पर होना चाहिए, इधर तो इस तरफ, मतलब जहां पर इसका टेल हो, जहां पर इसका मतलब जहां पर पी का हेड हो, जहां पर पी का हेड हो वहां पर क्यू का टेल पूंछ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो यह रूल काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि पी मालूम है और क्यू मालूम है,
तो जो तीसरा साइड ट्राइंगल का बचा, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब पी क्यू, तो सेम ऑर्डर तो ये हो गया ना, पी ऐसे ये ऐसे, तो सेम ऑर्डर तो ऐसे नीचे की तरफ, बट नीचे की तरफ नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब यहां पहले वाले के पूंछ से, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को जो जोड़ेगा उसी को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। लिखते हम लोग इसको वेक्टर एडिशन के हिसाब से p वेक्टर प्लस q वेक्टर लिखते हैं, बट प्लस का मतलब इसमें प्लस नहीं है, प्लस का मतलब रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट हम लोग किसी भी दो वेक्टर का इस तरह से निकालते हैं। ये एक एंगल है जो कि दोनों के बीच का है, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। दिस लॉ इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस लॉ इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब जो लोग पढ़ने में अच्छे, उन लोग सोच रहे होंगे नया कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी तो ऐसे ही निकालते थे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लास 9th में आपको एक्चुअली में बेवकूफ नहीं बनाया गया, बट आप लोग 9th में सीखे कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही इस तरह से निकालते हैं। एक्चुअली में कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे जो 9th में पढ़े वो गलत नहीं पढ़े हो, बट 9th में सिर्फ पढ़ाया गया कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं, बट एक्चुअली में कोई भी दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का या कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। पहले वाले के पूंछ से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन करेंगे, या फिर अगर ट्राइंगल बनाते हैं तो ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ये अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, वही रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों वेक्टर का, ठीक है। तो अब जो लोग समझदारी से पढ़ रहे लोग देखेंगे, वेक्टर का रिजल्टेंट तो निकाल लिए, वेक्टर का रिजल्टेंट तो निकाल लिए, वेक्टर का रिजल्टेंट तो निकाल लिए, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं पर रह गए। वेक्टर का रिजल्टेंट खुद एक वेक्टर होगा, और वेक्टर के पास क्या क्या होता है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से सिर्फ रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चल रहा है, रिजल्टेंट का सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है, रिजल्टेंट का सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा उसके लिए हम लोगों को थोड़ा मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी तक यही समझे कि अगर ये 5 न्यूटन है, अगर ये 3 न्यूटन है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? तो पहले वाले के पूंछ से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर दिया तो इसी डायरेक्शन पे होगा, बट आंसर तो अभी भी नहीं निकला ना। 5 और 3 के बीच में 60 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट कहां होगा तो पता चल रहा है, कितना होगा वो नहीं पता चल रहा है। कितना होगा के लिए अभी हम लोगों को इसमें थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन और लगाना पड़ेगा, बट पहले इसको अच्छे से बना करके रखो। एडिशन बस लिखते हैं, लिखने का मतलब ये नहीं है कि दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा मैथ्स का टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। मैथ्स का टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। दिस वाज आवर p वेक्टर, दिस वाज आवर q वेक्टर, है ना। रिजल्टेंट इस तरह से निकाला, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन तो देख लिए, अब मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 11th के इंट्रोडक्शन क्लास में है, मतलब कौन सा मैथ का इस्तेमाल कर सकते हो? वही 9th 10th का थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा बहुत ट्रिगो, इससे ज्यादा कुछ इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ट्राइंगल का कुछ मीनिंग मान लेते हैं, ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ डी, ठीक है, ठीक है। ये क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड कितना हुआ? केवल क्यू, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े छोटे क्लास में, दिस वुड हैव बीन क्यू कॉस थीटा, और ये वाला जो होता है ये क्यू साइन थीटा हो जाता, होता ना। अरे आ रहा समझ में ना, ऐसे इन ट्राइंगल बी सी डी, ये सब खुद से समझ लो। जैसे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस में है BD, हाइपोटेनस में है Q, तो दिस BD बराबर Q cos थीटा। वैसे sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर में CD, हाइपोटेनस में है Q, तो दिस CD बराबर Q sin थीटा। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि और तो कुछ आता नहीं हम लोगों को अभी फिलहाल।
11 के स्टार्टिंग में तो 9 10 का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो AC तो R है, so दिस इज रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर AD में P भी आ रहा है प्लस Q cos थीटा भी आ रहा है का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, दिस इज Q sin थीटा का स्क्वायर, सो दिस इज रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इज रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस इन दोनों में Q स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ इंटू cos थीटा। दिस इज रिजल्टेंट की स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ P इंटू Q इंटू cos थीटा। देयरफॉर दिस इज द फॉर्मूला to find the resultant. This is P की स्क्वायर प्लस Q की स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू cos थीटा। तो आज के बाद रिजल्टेंट हम लोग कुछ इसी तरह से निकालेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले, अभी के 10 मिनट पहले आपको समझाया गया था कि ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से सिर्फ दो वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा वो पता चल जाएगा। इस फॉर्मूला से हम लोगों को उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी पता चल जाएगा। तो अब जो हम लोगों को सिर्फ 5 5 का 0 और 5 5 का 10 ही नहीं, 5 5 के बीच में अगर 30 डिग्री के एंगल बन रही है तो उसका रिजल्टेंट चाहे वो फोर्स के क्वेश्चन में हो चाहे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हो, वो पता लगाने के लिए हम लोगों को इसी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट P की स्क्वायर प्लस Q की स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू cos थीटा, है ना। अब कुछ बच्चे केवल स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, लाइफ में एक ही टारगेट रहता है कि हम स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। तो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कुछ क्वेश्चन एरर एनालिसिस से आएगा, कुछ डिमेंशनल एनालिसिस से आएगा, तो कुछ वेक्टर एनालिसिस से भी आएगा। बट 11 12 में पढ़ाई स्कूल एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू रख करके नहीं पढ़ा जाता है। आपका सारा टॉपिक क्लियर नहीं रहा तो आपसे मोशन तक स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो वेक्टर वगैरह को बिल्कुल क्लियर रखना है ना। 12th में भी आधे से ज्यादा बच्चों को फिजिक्स इसीलिए हार्ड लगता है, चाहे 11th में भी आधे से ज्यादा बच्चों को फिजिक्स इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि ये सब क्लियर होता नहीं है। बस ये सब पढ़े नहीं, सीधा मोशन तो नहीं बन पाएगा ना, थोड़ा नियम से बनाना। अब यहां तक हो गया। तो अब अगर ये वाला एंगल के बारे में अगर बात करें, ये वाला एंगल के बारे में अगर बात करें, अगर इस एंगल को अगर देखते हैं, इसका नाम अगर बीटा दे दे, तो इन ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD में अगर tan बीटा लगाए अगर हम लोग, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, CD बाई AD। तो दिस इज tan बीटा बराबर जिस CD के जगह पर लिख देते हैं हम लोग Q sin थीटा बाई AD के जगह पर P प्लस Q cos थीटा। तो इससे हम लोगों को tan ऑफ बीटा, बीटा एंगल को देख रहे हो, बीटा एंगल को देख रहे हो। बीटा कौन सा एंगल है बच्चों, बीटा है रिजल्टेंट और P वेक्टर के बीच का एंगल। रिजल्टेंट और P, रिजल्टेंट और P, रिजल्टेंट और P, रिजल्टेंट और P वेक्टर के बीच का एंगल है। वैसे हम लोग बता दें कि इतना याद करके फायदा नहीं है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद करना। ये हम लोग ये Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा याद नहीं करके वहां पर अगर निकालना पड़ेगा तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे तो आ जाएगा। बट बुक में ये मतलब बुक में क्या आपके सिलेबस में रिजल्टेंट के साथ साथ ये tan बीटा बराबर Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख करके रखो। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया।
अब बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम में हम लोग फंस गए, एक बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस गए, एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए। 20 मिनट का क्लास करने के बाद हम लोग एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए कि P तो समझ रहे क्या है, Q भी बता दोगे क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी बता दोगे क्या है, ये बीटा कौन सा एंगल है ये भी बता दोगे, बट वो थीटा जो फॉर्मूला में आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उस थीटा का क्या डेफिनेशन दोगे, वो थीटा कौन सा एंगल है। अभी ये वीडियो पढ़ रहे हो, सामने भैया दीदी पापा मम्मी आपके पढ़े लिखे हैं, पूछेंगे फॉर्मूला रिजल्टेंट का बताओ बेटा, तो तुम बताओगे अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मम्मी तो मम्मी तो आखिर पूछेगी ना कि वो थीटा कौन सा एंगल था, तब क्या बताओगे, थीटा है क्या, कैसे बताओगे। P तो वेक्टर है समझा दोगे, Q वेक्टर है समझा दोगे, बट वो थीटा कौन सा एंगल है ये देखो, P Q के बाहर वाला एंगल है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस वजह से हम लोगों को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला सही है, मेथड भी सही है, हम लोग जिंदगी भर इसी फॉर्मूला का, इसी मेथड का, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट वो जो थीटा कौन सा एंगल है ये बताने में थोड़ा सा मुसीबत हो रही है। इसी वजह से हम लोग को एक और लॉ पढ़ना है, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन के साथ साथ एक और लॉ पढ़ना है, उसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट डायग्राम अभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का बनाएंगे। तो देख रहे थे कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का क्या हिसाब है। तो अभी ट्राइंगल लॉ पढ़ रहे थे, तो ट्राइंगल लॉ में आप देख रहे थे ये P वेक्टर है, Q वेक्टर है और रिजल्टेंट बना दे रहे थे। अब थोड़ा सा अलग है, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जैसे ये Q वेक्टर था, इसी के पैरेलल में एक वेक्टर खुद से बनाओ, एरो मार्क इस तरफ रखो, ये Q वेक्टर हो जाएगा। अब बोलोगे ये Q, तो ये Q ही कैसे हुआ, तो यही तो मजा है, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो पैरेलल में तो डायरेक्शन सेम रह गया, अगर मैंने एक वेक्टर के पैरेलल में एक और वेक्टर बना दिया तो उसका डायरेक्शन तो सेम रह गया, और लेंथ बराबर बनाया है मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रह गया, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम तो वेक्टर सेम। तो इसके एवज में यहां पर एक हम लोग वेक्टर बना सकते हैं, उसी तरह से इसके एवज में यहां पर P वेक्टर बना सकते हैं। तो अब देखो ये क्या बन गया, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। वहां पर रिजल्टेंट कैसे निकाले थे, पहले वाले साइड के एंड से दूसरे वाले के एरो मार्क को जोड़े थे या फिर ट्राइंगल का ऑर्डर रिवर्स कर लिए थे। इस बार इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाना पड़ेगा। देखो पैरेललोग्राम बन गया है, ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है और ये अभी भी रिजल्टेंट है, और अभी भी इसको हम लोग लिखते हैं P प्लस क्यू, बट P प्लस क्यू लिखने से कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली में इसका रिजल्टेंट है। तो आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ, P Q और ऐसे था। जब ट्राइंगल था तो P Q और तीसरा साइड पैरेललोग्राम है तो P Q का जो डायगोनल है वो हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। तो बोलोगे फायदा क्या हुआ, फायदा मैं बताता हूं। पहले तो ये वाला एंगल बीटा था, है ना, तो ये वाला एंगल तो बीटा था, तो ये बीटा कौन सा एंगल हो गया। अब देखो ध्यान से, बीटा अभी भी ये रिजल्टेंट और P, ये रिजल्टेंट और P के बीच वाला एंगल है, बट किसमें प्रॉब्लम था, थीटा में। तो आप ध्यान से देखना, थोड़ा समझना, आप लोग पढ़े थे करस्पॉन्डिंग एंगल क्लास 4th में, ये जो एंगल थीटा है अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर थीटा था तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखो थीटा कौन सा एंगल है, अब थीटा जो है वो P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जैसे ट्राइंगल लॉ में हम लोग बता ही नहीं पाते थीटा कौन सा एंगल है, बट अब जब हम लोग डिराइव करेंगे, फॉर्मूला सेम डिराइव होगा, फिर से डिराइव नहीं करेंगे, अब जब डिराइव करेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो इसमें अब हम लोग दिखा सकते हैं कि थीटा जो है वो P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल है। ट्राइंगल लॉ में वो थीटा कौन सा एंगल है बोलने में जुबान फिसल रहा था, बट पैरेललोग्राम लॉ में ये साफ बता सकते हैं कि थीटा जो है वो P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल है। यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो आया वही tan बीटा का जो फॉर्मूला आया था वही आएगा, वही डायग्राम है, वही प्रूफिंग हो जाएगा। tan बीटा बराबर जो आया था, क्या आया था थोड़ी देर पहले, इट वाज शायद Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा, वो तो ठीक है, जो आया था वही था, बट इस बार हम लोग बीटा तो ठीक है, वो रिजल्टेंट और P वेक्टर के बीच का एंगल जो कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो हम लोग डायग्राम ट्राइंगल खींच करके बना लेंगे, बट रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है जो कि पूरे 2 साल आपको मैथ में, फिजिक्स में, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगा, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसमें थीटा जो है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है,
और यहां पर ट्राइंगल, ट्राइंगल का तीसरा साइड नहीं, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट होगा। प्रूफिंग कॉन्सेप्ट मेथड सेम है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम लोग मौके पर चौका लगा के इस समय इस्तेमाल करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों मीनिंग सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस डेफिनेशन में अंतर है, फॉर्मूला सेम है, मेथड सेम है। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो डेफिनेशन आप लोग लिख लें। इसका डेफिनेशन लिखो, इफ two vectors are represented, if two vectors are represented in magnitude and direction, बाई, अब देखो P और Q तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, बाई टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम drawn from a point then their resultant अब किससे आएगा? ट्राइंगल के तीसरे साइड से नहीं, पैरेललोग्राम के डायगोनल से। then their resultant is represented in magnitude as well as direction by the किससे? by the diagonal of the parallelogram passing उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से P हो उसी पॉइंट से Q हो, तब उसी पॉइंट से रिजल्टेंट होना चाहिए, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। एडिशन वर्ड आ रहा तो एडिशन का मतलब ऐड ही मत कर देना वेक्टर को, लिखते हैं रिजल्टेंट कोई वेक्टर एडिशन माना जाता है। फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे आज के बाद पूरे 11th 12th में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। रिजल्टेंट इज इक्वल टू √p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। दिस ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, पहला वेक्टर एनालिसिस का पहला क्लास और दूसरा क्लास को अच्छे से सब सेट कर लो। अब कुछ नहीं बचा, अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। पहले भी बता दूं, मैथ वाला वेक्टर बहुत बड़ा है, 12th में अलग से एक सेक्शन मिलेगा मैथमेटिक्स में। फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं, मैथ का जो थोड़ा सा रूल है जिसका इस्तेमाल फिजिक्स में पढ़ना है वो यहाँ पर है। बाकी हर चैप्टर में मोशन, फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सब में आपको ये टॉपिक आते रहेगा। अभी फिलहाल जो अगले क्लास में करेंगे सिर्फ ये फॉर्मूला समझाने के लिए, बाकी वेक्टर का क्वेश्चन तो पूरे फिजिक्स में दोनों साल में कई चैप्टर में आते रहेगा। ठीक है, यहां तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो अगर समझ में आए तो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो, और 1 महीने से ऊपर का क्लास हो चुका है तो ट्राई करो पेमेंट को भी करते रहने का, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन मोड पर ही आपका क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास चल रहा है, सब चीज को अब मैनेज करने का जरूरत है। ठीक है, यहीं तक रहेगा। क्वेश्चन अगले क्लास में समझाऊंगा। अभी दोनों वेक्टर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छे से नोट करके रख लो। ठीक है, थैंक यू।